आज हम आपको संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। कल संविधान की प्रस्तावना के ढेर सारे संदर्भों की चर्चा हम कर चुके थे, तो अब नई टॉपिक शुरू होती है, मूल ढांचे की अवधारणा। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल्स विवाद, ये दो मुद्दे हैं जिसमें मूल ढांचे का विचार। तो आप मूल ढांचे को पहले सामान्य मूल ढांचा क्या है? उद्योग में अवस्थापन, यानी कि जो महत्व उद्योगों में अवस्थापन का है, बेसिक नीड्स एंड बेसिक, सड़कें हों, बाज़ार हो, कच्चा माल हो, ऊर्जा हो, पूंजी हो, व्यापार में लाभ का है, समाज में हित का है। यानी कि जब हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, तो समाज में जो महत्व हित का है, उद्योगों में अवस्थापन का है, व्यापार में लाभ का है, ऐसा ही महत्व हमारी संवैधानिक अवधारणा में मूल ढांचे का है, बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो कल हमने बताया था, अब बेसिक से कोई हवा पानी नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, एक भावना है, एक आत्मा, एक सोच है, एक आदर्श है जो अन्यों पर सर्वोपरिता पाए। और मेरी दृष्टि में हमारे संविधान की शुरुआत होती है हमसे, तो यही हमारा ढांचा है, यही हम मूल ढांचा है। इसी को यदि हम समझ लेते हैं तो कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। आई मीन जाति धर्म क्षेत्र लिंग सारी की सारी भेद अपना अधिमान खो देते हैं यदि हम का अर्थ समझ लें तो। तकनीकी तौर पे हम कहेंगे कि संविधान की वे व्यवस्थाएं, वे कुछ अद्भुत और विशिष्ट बातें जो अन्यों पर सर्वोपरिता पाती हों, जिनके कुछ खास मर्म और महत्व हों, जो भविष्य का संकेत छिपाए हुए हों, जो भारतीय वाङ्मय के दर्शन को अपने आप में समेटे हुए हों, जो भारतीयता से ओतप्रोत हों, जो विश्व बंधुत्व की अवधारणा को समाहित करने वाली हों। चूँकि हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो व्यवस्था संचालन की ऊर्जा देते हों, जो कार्य की प्रेरणा देते हों, ऐसे उपबंधों में ऐसी बातों को, ऐसे आदर्शों को, ऐसे निहितार्थों को हम संविधान का मूल ढांचा कहेंगे। 2 दिन पहले एक विभूति को हम खो चुके हैं केशवानंद भारती के रूप में। वस्तुतः 1973 मूल ढांचे का जन्म वर्ष था। 1973 में ही केशवानंद भारती विवाद के बाद मूल ढांचे की अवधारणा अस्तित्व में आई, जहाँ पर माना गया कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक रूप, हमारी संसदीय शासन प्रणाली संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, भाग 4 के नीति निर्देश, भाग 4 का के मूल कर्तव्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का शासन, संविधान की सर्वोच्चता,
भारत की संप्रभुता, संघीय व्यवस्था, राष्ट्र की एकता और अखंडता, लोक सेवाओं तथा राज्य की विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार का प्रयोग, सरकार का प्रजातंत्रात्मक रूप, संविधान की उद्देश्य के में लिखे गए उद्देश्य, शक्तियों का पृथक्करण, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का निर्देश, संविधान संशोधन की संसदीय सीमित शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन वस्तुतः हमारे मूल ढांचे की अवधारणा के रूप में जाने गए हैं। और यह बात शुरू से विवाद का मुद्दा रही कि मूल ढांचे क्या माने जाएं, किसे कहे जाएं, किंतु तय पाए गए कि उपरोक्त बातें मूल ढांचे होंगी। इस विवाद का निपटान केशवानंद भारती विवाद में हुआ और यह बातें संविधान के मूल ढांचे के रूप में स्वीकारी गई और कहा यह गया कि यह बातें यदि हैं तो मूल ढांचा सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है, संविधान सुरक्षित है, भारत का भाग्य सुरक्षित है, भारत का उदारमना चरित्र सुरक्षित है, भारत का समाजवाद सुरक्षित है, भारत का वैदिक वाङ्मय सुरक्षित है, भारत में अधिवसित करोड़ों की जनसंख्या के भाग्य सुरक्षित हैं, उनका हित सुरक्षित है, उनका समय सुरक्षित है, उनका भविष्य सुरक्षित है। आगे इसी से मिली जुलती बात सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीशों ने भी मूल ढांचे की अवधारणा के रूप में बताई कि सरकार का लोकतांत्रिक रूप, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा, संघीय व्यवस्था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्ति का बंटवारा, संघीय शासन प्रणाली, स्वतंत्रता, समानता व अन्य मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलनकारी व्यवस्था ही वस्तुतः मूल ढांचे की कोटि में समझी जाएगी। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और वयस्क मताधिकार को भी मूल ढांचे की कोटि में रखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात हम ऊपर कह चुके हैं, वे बातें जो भारतीय जन की स्वतंत्रता, सुरक्षा, संरक्षा का संकल्प लेती हों और जो भारत के भविष्य, वर्तमान में और भविष्य का संकेत छुपाए हुए हों, उन्हें मूल ढांचा कहें। अब इसका कोई विवाद नहीं है और अगर कहीं विवाद है तो इस हम शब्द के अर्थ को समझ लिया जाए, सारा काम सध जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे व्यापार में लाभ, संकेत और प्रेरणा होता है, वैसे संविधान की मूल आत्मा है लोक कल्याण। संविधान का मूल लाभ है, हम किसी भी कृत्य का कुछ न कुछ लाभ तो चाहते ही, तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था के मूल में छुपा हुआ कल्याण। ध्यान रहे, संसदीय लोकतंत्र कल्याण में समर्थन प्राप्त करती है, तो कल्याण संविधान का सच है और इसी कल्याण के निहितार्थ ही वस्तुतः सारे काम हो रहे हैं। तो कल्याण की भावना से ओतप्रोत विचारधारा जो संविधान के मूल और मर्म में छिपी हुई है, बेटर यू कैन से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम अगली टॉपिक आपको बताते हैं, जिसके नाम पर हमने चैप्टर 1 रखा, कानून का शासन और सत्ता का पृथक्करण। देखें, ऐसे तो इस टॉपिक का या चैप्टर का मूल संदर्भ होना चाहिए भारतीय संविधान के मौलिक और दार्शनिक संदर्भ, किंतु हमने बदल का थोड़ा सा अलग तरीके से रखने के लिए कानून का शासन और सत्ता का पृथक्करण रखा है। तो वस्तुतः किसी भी व्यवस्था की मौलिकता, किसी भी व्यवस्था का दर्शन इन्हीं दो तथ्यों में छिपा हुआ होता है। आप इसको संविधान कहो, मूल ढांचा कहो, प्रस्तावना कहो, संघीय व्यवस्था कहो, कुछ भी कहो,
तो विधि का शासन, कानून का शासन, या अनुच्छेद 14 की पदावली पहली विधि के समक्ष समता, तीनों एक बातें हैं। तो कानून का शासन हो और शक्तियाँ एक व्यक्ति, एक निकाय, एक संस्था में केंद्रीभूत न हो। लॉर्ड एक्टन का सेंटेंस आपको सत्ता व्यक्ति को भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता व्यक्ति को पूर्ण भ्रष्ट करती है। इस प्रकार यदि सारी की सारी शक्तियाँ किसी एकल निकाय में केंद्रीभूत हो जाएंगी तो सत्ता अनाचारी हो सकती है, तानाशाह हो सकती है, हिंसा और अराजकता का वातावरण हो सकता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता न्यून और क्षीण हो सकती है, राजा अत्याचारी हो सकता है। इस नाते कानून के शासन और शक्ति के पृथक्करण के नियम को भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का प्राण माना गया, मूल माना गया, दर्शन माना गया। इसीलिए हमने टॉपिक का नाम रखा कानून का शासन और सत्ता का पृथक्करण। अब इनको थोड़ा सा हम आपको डिटेल में करते हैं। कानून का शासन या विधि का शासन विधि का शासन या विधि के समक्ष समता रूल्स ऑफ द लॉ आर इक्वलिटी बिफोर लॉ सत्ता का पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू ब्रितानी विचारधारा डाइसी पहले हम आपको बताते हैं कानून के शासन की बात। हमारे घरों में भी जिन घरों में कानून का शासन होता है, जिन घरों के रूल रेगुलेशन होते हैं, संस्कार होते हैं, बड़ा बेटा यह काम करेगा, बड़ू बहू यह काम करेगी, सासू के बाद बड़ी बहू घर की मालकिन होगी, छोटे भाई का यह रोल होगा, छोटे भाई का यह रोल होगा, भाई भतीजों के अलग अलग कार्य होंगे। वह घर निरंतर नियमित रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। और जहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, इसको दूसरे तरीके से बताते हैं, जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधाना। फिर एक बार याद करें, सुनहु लखन बानी विबुध, बिहस कहूँ रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधियात।
आगे भगवान इसी को कहते हैं, ये किसी की नहीं है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, वर बस रात दिवस की नाई। तो जहां पे कानून है, जहां पे विधि है, जहां पे रीति नीति विद्या विनय नियम और निष्ठा है, वहां की बढ़त कौन नकार सकता है। वहां पे ई शासन हो न हो, गुड गवर्नेंस हो न हो, कोई जरूरत नहीं है। बट विचारों के प्रति निष्ठा हो, संस्कारों के प्रति निष्ठा हो, कृत्य के प्रति निष्ठा हो, बातें सधती चली जाती हैं। तो कानून के शासन को हम डिफाइन करेंगे कि देश की नियमित परमोच्च विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेष प्राधिकार प्राप्त नहीं है। देश के नियमित मूलभूत परमोच्च विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष प्राधिकार प्राप्त नहीं है, चाहे उसकी पद पंक्ति प्रतिष्ठा कुछ भी क्यों न हो। अभिप्राय यह हुआ कि विधिक औचित्य के बिना किए गए कृत्य सामान्य मजदूर और प्रधानमंत्री के लिए समान रूप से प्रभावी होंगे। यद्यपि यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, लेकिन अपवादों की चर्चा भी नहीं। एक बात सीख दे दें पढ़ाई का। हम छोटे थे तो हमारे यहाँ इलाहाबाद स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर थे तेहलियानी। तो प्रोफेसर तेहलियानी का एक कैरेक्टर था कि वो चीरा लगा देते थे, कहते पैसा दो तो ऑपरेशन आगे बढ़ाएंगे, नहीं करेंगे। तो उनका पैसे का संदर्भ था। लेकिन अगर चीरा लग गया तो ऑपरेशन कभी असफल नहीं हो सकता था। यह उनका कैरेक्टर था, यह उनका समर्पण था। तो पढ़ाते समय तेहलियानी जी कभी अपवाद नहीं पढ़ाते थे। तो लड़के कहते थे क्यों? तो क्या अपवाद बताएंगे तो तुम अपवाद ही पढ़ते और नियम भूल जाओगे। नियम याद रहे, इस नाते अपवाद जाने की जरूरत ही नहीं। और जब नियम मालूम है तो अपवाद का सवाल ही कहाँ है। तो दैट्स वाई अपवादों की चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे, प्रसंगवश करेंगे। अभिप्राय हो किसी सत्ता को, किसी निकाय को, किसी शासन को, किसी व्यवस्था को, किसी संघ और संगठन को मनमानेपन का अधिकार नहीं है। कोई मनमानी शक्ति ऐसी नहीं है कि वह चाहे नागरिक अधिकारों को न्यून करे, छीण करे, कम करे, या वैयक्तिक रूप में किसी भी तरीके से ऐसी धौंस बनाए जो विधिक औचित्य के बिना हो। यह है कानून का शासन। यह शासन व्यक्ति को समानता का अधिकार देता, स्वतंत्रता का अधिकार देता और तमाम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता। तो यह है आपका कानून का शासन। मनमानी विधि के विरुद्ध संरक्षण व्यक्ति को किससे? ध्यान से सुने, मनमानी कृत्य, मनमाने नियम, मनमाने व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण या मनमानी विधि के विरुद्ध संरक्षण प्रत्येक नागरिक को, वह जो कोई भी हो, किससे? सत्ता से, शासन से, व्यवस्था से। तो वह विधि जो किसी सत्ता के मनमानी आचरण और विधि पर अंकुश लगाए, उसे कहा जाएगा कानून का शासन। कानून के शासन की अवधारणा के पोषण में ये दोनों बातें एक हैं, और विधि के समक्ष समता वस्तुतः इसी का सैद्धांतिक रूप है। यह भी वही कहता है कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। जब आप अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तो आपको यह सुनने को मिलेगा, राज्य अपने नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यह विधि के समक्ष समता वस्तुतः उत्कृष्ट, अद्भुत और अंतिम समानता की बात करता है। यहाँ पद पंक्ति और प्रतिष्ठा का कोई मतलब नहीं, किंतु इसमें कुछ दिक्कतें आएंगी जो भी थोड़ी देर बाद थोड़ी चर्चा करेंगे, और ज़्यादा चर्चा करेंगे अनुच्छेद 14 में।
दिक्कतें ये आएंगी कि यहाँ पे हर किसी को समान माना जाएगा। हर कोई समान नहीं है। तो जब हर कोई समान नहीं है तो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक घटना में, प्रत्येक देश और काल में इस चीज को एक सार या एक तरीके से देखा जाना उचित नहीं रहेगा। इसीलिए भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को विशेष अधिमान दिया गया है। वो सामान्य विधि व्यवस्था के अधीन नहीं होंगे। यदि वे ऐसा कोई कृत्य करते हैं जो औचित्य से परे हो, विधिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो या सामान्य न्यायालयीन अधिकारिता के अंतर्गत आता हो, तो भी उन्हें पद धारण के दौरान तथा 2 माह आगे तक सामान्य पुलिसिया कार्यवाही के अधीन नहीं होना पड़ेगा। यह अपवाद है इनका। इन्हें किस नियम का अपवाद है? राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल। अब विधि के शासन की अवधारणा हमारे संविधान में बृहत्तर और महत्तम रूप में परिव्याप्त है। आप देखेंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है? हर कोई बराबर है। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी का पक्ष लेगा। राज्य किसी को लाभकारी स्थिति में डालेगा नहीं। यानी कि एक और कानून का शासन होगा, दूसरी ओर राज्य ऐसी विधियां बनाएगा जो सबकी पक्षकार होंगी, किसी के लाभकारी स्थिति में डालने वाली न होगी। तो कानून सबके लिए समान होगा। इस तरीके से समता के अधिकारों का पोषण होगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं हो। यह बात आपको 15 में देखने को मिलेगी। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता तथा उपाधियों का अंत किया जाता है। तो इस प्रकार से कानून का शासन समता के अधिकार का पोषण करता है। आगे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता अनुच्छेद 19 के अधीन। अनुच्छेद 20 दो सिद्ध के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 22 निवारक निरोध की चर्चा, अपने पक्ष को रखने का, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 23 से लेकर 28 तक की बात है। आप बलात्श्रम वगैरह भी आप देख सकते हैं 2324 में थोड़ी सी गलती हो गई बोलने में। शिक्षा संस्कृति आपका 29 और 30 में होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारत का संविधान हर संभव सीमा तक कानून के शासन का अधिरोपण करता है। आपके अधिकारों की आपके अधिकारों को सुरक्षित करके। आगे 32 में न्यायालय आबद्ध कर है आपके अधिकारों की सुरक्षा दिलाने और कराने के लिए। अनुच्छेद 32 वस्तुतः इसी प्रकल्प पर आधारित है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का प्रपीड़ित होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से भारतीय संविधान के उपबंध नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करते हैं कानून के शासन के द्वारा, जिसकी जांच परख सर्वोच्च न्यायालय करेगा और कानून के शासन की बृहत्तर परिव्याप्ति या बृहत्तर समावेश को पुष्ट करते हैं। इसी क्रम में कभी कभी कहा जाता है कि विधि के समक्ष समता या कानून का शासन एक नकारात्मक अवधारणा है। तो इसे थोड़ा सा समझ लें आप कि कानून के समक्ष हर कोई समान है, विधि के समक्ष हर कोई समान है। बात तो आकर्षक लगती है, लेकिन एक दिक्कत है। आप कहोगे क्या?
जब दो चर समान ही नहीं है, पद पंक्ति प्रतिष्ठा, क्षेत्र, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्थिति, सामाजिक मान मर्यादा के धरातल पर जब जगत के दो लोग समान नहीं हैं, ते कानून के डंडे से सबको एक साथ हाँका कैसे जाएगा? यह एक दिक्कत है। इसी नाते अनुच्छेद 14 में दो पदावलियां हैं, विधि के समक्ष समता यानी कानून का शासन और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि विधि नहीं विधियां। डिटेल बाद में करेंगे। विधि के समक्ष समता इतनी कहते सब बराबर हैं, सबके साथ एक समान व्यवहार होगा, किंतु यह पदावली नकारात्मक इस अर्थ में है कि जब जगत के दो चर समान नहीं हैं तो समान नियम और कानून कैसे लागू होगा? पहली बात। आप इनको व्यवहारिक संदर्भों में देखेंगे तो मार्क्स का साम्यवाद क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो अद्भुत और अंतिम समानता की बात करता था, भेद हो ही न, जबकि समाजवादी विचार भेद को मानते हैं। तो विधि के समक्ष समता कहती कोई भेद नहीं है दो नागरिकों के बीच, जबकि भेद है। तो भेद है तो विधि नहीं विधियां बनाना पड़ेगा, यानी कि राज्य चाहे तो अपने नागरिकों के बीच में वर्गीकरण कर सकेगा। अब यदि ऐसा नहीं होता है तो सावधान बाईस पसेरी एक लाठी से हाँकने वाली बात होगी जो उचित नहीं होगी। अंतिम समानता की बात करने के कारण, भेद को न मानने के कारण, विधि के समक्ष समता को क्रूड, कंक्रीट, शुद्ध रूप में लागू करने के कारण मार्क्सवाद खत्म हो गया। मार्क्सवाद भेद मानता ही नहीं, जबकि भेद है। अगली बात, इससे तो कार्य संस्कृति पर ही तुषारापात हो जाएगा। लोगों को लगेगा जब विशेष कार्य का कोई विशेष प्रयोजन और मूल्य ही नहीं है तो विशेष कार्य किया क्यों जाए? एक शोध छात्र को जब लगेगा कि शोध करने का मूल्य उतना ही है जितना फावड़े से जमीन की खुदाई का, तो फिर जमीन खुदाई करेगा, टेंशन क्यों लेगा? श्रम तो वहाँ भी कुछ लग रहा, वहाँ भी कुछ लग रहा है। तो विशेष कार्य को विशेष पारितोषिक मिले, समाजवादी अवधारणा चले, भिन्नताएं स्वीकार हों, खास लोगों को खास अधिमान दिया जाए, नहीं तो कार्य संस्कृति खत्म हो जाएगी। यह बातें इनके विरुद्ध जाती हैं। अगर आप इस तरीके चलेंगे तो कार्य संस्कृति खत्म होगी। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं विभिन्नताएं विकास की कच्चा माल है, वो विकास के लिए गति देती है, बायोलॉजी भी कहती है। अब यहाँ तो विविधता और भिन्नता ही खत्म कर दी जा रही है, तो विकास कैसे होगा? यानी कि कानून के शासन के शुद्ध और कंक्रीट रूप में चलने पर कार्य संस्कृति पर तुषारापात होगा। लोगों को लगेगा कि विशेष कार्य का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है तो विशेष कार्य किया क्यों जाए? विकास के अवसर अवरुद्ध होंगे, संविधान की गतिशीलता रुक जाएगी, मनुष्य को मनुष्य से बेहतर बनने की जो प्रतिस्पर्धा है, आकांक्षा है, इच्छा है, वह खत्म हो जाएगी। हम जड़ हो जाएंगे, हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां से चले थे। इस नाते यह दोहराव शुभ नहीं होगा। यदि हम विधि के समक्ष समता को कंक्रीट रूप में मानेंगे तो, शुद्ध रूप में मानेंगे तो, इस तरीके से यह विचार नकारात्मक। कानून के शासन की अवधारणा, विधि के समक्ष समता की अवधारणा नकारात्मक। फिर भी इसे भारत की आधार विधि घोषित किया गया है। आखिर क्यों? उल्लेखनीय है कि इन सब के बावजूद हमारे संविधान की आधार विधि, विधि के समक्ष समता, कानून का शासन घोषित की गई। देखें, एक होता है, एक होता है चाहिए। तो इसी है में, इसी वर्तमान में भविष्य छिपा हुआ है। अगर याद हो तो तत्कालीन न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण में बड़ा सूक्ष्म अंतर है, या यूं कहें कि पदावलियां इतनी अनसुलझी हुई हैं कि इनमें अंतर ही देख पाना। आगे शास्त्री जी कहते हैं, पहली पदावली वर्तमान है तो दूसरी भविष्य।
यानी कि विधि के समक्ष समता वर्तमान है और विधियों का समान संरक्षण भविष्य। एक है तो दूसरी होनी चाहिए। तो वस्तुतः यह है की कूट में आती है। नकारात्मक होने के बाद भी इसे आधार विधि घोषित किया गया है, क्योंकि इससे लोगों के मन में कई कई अच्छी बातें आएंगी। पहला, लोगों को लगेगा कि कानून के समक्ष हर कोई बराबर है, यहाँ भेद नहीं होगा, जो उनके विकास में उत्तरोत्तर सहायक होगा। विधि को लागू करना सरल होगा, क्योंकि लोगों को पता होगा कि कानून के समक्ष सभी के साथ समान व्यवहार होगा। नेक्स्ट, शासन की नीतियों का सफल संचालन संभव होगा, क्योंकि लोगों को पता होगा कि ये विधियां सभी पर समान रूप से लागू होंगी। शासन का सुचारू रूप से संचालन होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि शासन में उनकी समान भागीदारी है। तो कानून का शासन नकारात्मक होने के बावजूद भी आधार विधि इस नाते घोषित किया गया है कि लोगों को पता होगा कि आज हम भले कम या कमतर किसी कारण से हैं, लेकिन चाहिए के अर्थ में, भविष्य के अर्थ में हमारे देश में किसी भी तरीके का भेद नहीं होगा। यानी कि विकसनीयता के अवसर हमारे लिए भी मौजूद हैं, प्रेरणा और संकेत हमारे लिए भी मौजूद हैं। समान हैं, ये हमारे भारत का सिद्धांत है। आज भले हम असमानता के कारण थोड़ा सा आर्थिक सामाजिक स्थिति में नीचे हैं, लेकिन हम कर्म करके, अपनी बेहतरी करके, शासन द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा करके हम अपने आप को विकास की मुख्य धारा में ला सकते हैं। वस्तुतः विधि के समक्ष अवधारणा या कानून का शासन यह प्रेरणा और संकेत दोनों हमको देता है। इसी नाते नकारात्मक होने के बावजूद भी इसे भारतीय संविधान के आधार विधि घोषित की गई। नकारात्मक इस अर्थ में सरलीकरण है कि कोई दो लोग समान नहीं है। जब कोई दो लोग समान नहीं हैं तो समानता का व्यवहार कैसे हो सकता है। सकारात्मक इस अर्थ में किसी समता की प्रेरणा का निर्माण होता है। इस नाते प्रेरणा महत्वपूर्ण है। कानून का शासन, विधि के समक्ष समता नकारात्मक होने के बावजूद भी भारतीय संविधान के आधार विधि घोषित की गई है, क्योंकि इससे लोगों में इस भावना का विकास होगा कि हम समान हो सकते हैं, हम स्वतंत्र हो सकते हैं, हमें अपनी अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता के पालन पोषण का अधिकार मिल सकता है, हम मर्यादा और गरिमापूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये आधार विधि, यह संकेत अपने आप में समेटे हुए हैं। इस नाते इसे आधार विधि घोषित किया गया। अब हम सत्ता का पृथक्करण करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर। वस्तुतः यह इस उदाहरण पर आधारित है। चले, कहते हैं एक व्यक्ति, वह जो कोई भी हो, यदि अपने घर की समस्या सुलझा ले, बड़ा ना हो, बाप हो, बड़ा पिता हो, चाचा हो, चाचियाँ हों, बड़ी ताई हों, अपने भाई बंधु, छोटा परिवार हो गया, अगर एक छतरी के नीचे रह रहे, एक घर के नीचे रह रहे हैं, और अगर वहाँ की समस्या आप सुलझा लेते हैं तो आप समझ लें कि आप विश्व की समस्या भी सुलझा लें। यही है स्थानीयता का सार्वभौमीकरण में परिवर्तन, रूपांतरण। टैगोर क्या कहते थे? वन एंड यूनिवर्सल, एक और सार्वभौम। तो अगर आप घरेलू समस्याओं का निस्तारण कर लेते हैं तो निश्चित रहें विश्व की समस्याओं का निस्तारण भी कर लेंगे। इसी को दूसरे रूप में देखें तो यहाँ भी दायित्व बटे हुए होंगे। 3 भाइयों में एक भाई मालिक होगा,
जो प्रधानमंत्री के रूप में मुख्य CEO होगा, एक भाई बाहर का मैटर देखेगा, एक भाई घर गृहस्थी का काम देखेगा। बड़ी बहू मैनेजमेंट देखेगी, सासू के नियंत्रण में, छोटी बहू खाने पीने का प्रबंध करेगी। इसी तरीके से जो हैं जिसके हैं सबके सबके दायित्व होंगे। अब कल्पना करो कि पूरा परिवार एक व्यक्ति के नियंत्रण में हो, बड़े भाई बड़े बहू के, यानी कि शक्ति का बंटवारा नहीं, शक्ति का पृथक्करण नहीं है। वही कानून बनाएगा, वही कानून का प्रवर्तन कराएगा, वही न्याय भी देगा। अगर ऐसी स्थिति में बड़ा भाई मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा नहीं हुआ, तब तो बाप की मिल्कियत का अपने पक्ष में उपयोग कर सकता है, जो घरों घरों में आप देख रहे हैं। इस नाते व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए शक्ति का केंद्रीकृत होना नितांत व्यवहारिक है, आदर्श के विरुद्ध है, प्रगति और विकास का अवरोधक। तो शक्ति का बंटवारा होना चाहिए घर में, ऐसे देश में। तो देश की बात तो बाद में करते हैं, पहले हम इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे देखते हैं। राजनीतिविद कहते हैं कि अगर संसार की व्यवस्था चलानी है तो दो सिद्धांतों को गहरे समझना पड़े। पहला, सेपरेशन ऑफ पावर एंड डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंस, सत्ता के पृथक्करण का नियम और अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। इस पे मुख्य परीक्षा में एक साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का नंबर कल तक आ जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सत्ता का पृथक्करण हो, थोड़ा सा और समझ लें। ऐसा माना गया कि अगर सत्ता पृथक्करित नहीं होगी, किसी एक निकाय में, जैसे बड़े बेटे और बहू में केंद्रीभूत होगी, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, हिंसा हो सकती है, अत्याचार हो सकता है, अधिकारों का हनन हो सकता है, भ्रष्टाचरण हो सकता है, परिवार विघटन के कगार पर पहुंच सकता है, देश विघटन के कगार पर पहुंच सकता है। तो शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किसी भी देश की संवैधानिक व्यवस्था का आधारभूत लक्षण होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखें, फिर बेस पर आने के पहले तो इसके मूल सूत्र सुप्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु और प्लेटो के विचार से शुरू होते हैं, यानी कि शक्तियाँ पृथक्करित हों, बंटी हुई हों। यह विचार प्लेटो और अरस्तु के विचारों से, अरस्तु के समय से मिलने शुरू हो जाते हैं। ये देश के महान दार्शनिक थे, राजनीतिविद थे, व्यवस्थाकार थे, जिन्होंने कहा कि शक्तियाँ एक हाथ में केंद्रीभूत न हो, शक्तियाँ बंटी हुई हों। 19वीं सदी के फ्रांसीसी दार्शनिक जॉन बोदिन, आपने क्या देखा? अरस्तु, प्लेटो। प्लेटो के बारे में और चर्चा करें कभी। प्लेटो, जॉन बोदिन, फ्रांसीसी दार्शनिक ने भी इस सिद्धांत को मान्यता दी, इसका पक्ष पोषण किया। 17वीं शताब्दी में ब्रितानी राजनीतिविद जॉन लॉक ने भी इस विचार का पोषण किया। ये उदारवादी दार्शनिक थे, उदात्त विचारों वाले दार्शनिक थे, किंतु इसका सर्वाधिक प्रखर, प्रगल्भ स्पष्टीकरण, सुस्पष्ट सूत्रीकरण, क्लियर एंड साइंटिफिक फॉर्मुलेशन मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ,
या एक स्पिरिट डिसलॉयस में इस सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख किया। ध्यातव्य है, ध्यान रहे कि मॉन्टेस्क्यू लाक के उदात्त विचारों के बड़े प्रशंसक थे। इस नाते इस सिद्धांत को लाक एंड मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत कहा जाता है, जो एक्टन की उस बात से मेल खाता है कि सत्ता भ्रष्ट करती है, पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट करती है। इस नाते उचित यह है कि शासन तानाशाह न हो, शासन निरंकुश न हो, स्वतंत्रता का हनन करने वाला न हो। इस नाते शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। इसी को कहते हैं शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। अब अगला प्रश्न उठता है कि सिद्धांत तो है बड़ा आकर्षक, ठोस है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लक्षण है शक्तियों का पृथक्करण, सत्ता का पृथक्करण। किसमें किसमें? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। शक्तियां बटी होंगी किसमें? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। सबके अपने दायित्व होंगे, सबके अपने कृत्य होंगे, सबके अपनी सीमाएं होंगी, सब अपना कार्य करेंगे। तो शक्तियों का पृथक्करण किया गया कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में। जहां विधायिका पे दायित्व सौंपा गया कि आप कानून बनाइएगा, कार्यपालिका पे दायित्व सौंपा गया कि आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा, फॉर्मुलेट करिएगा। न्यायपालिका पे दायित्व सौंपा गया यदि विधि व्यवस्था के अनुसार शासन न हो रहा हो तो आप उचित और अनुचित का निर्णय करिए। यह ठोस और आकर्षक विचार भारत के लिए अच्छा बन पड़ा। 74 वर्षीय लोकतंत्र को परिपक्व बनाने में वस्तुतः इस विचार का बड़ा योगदान रहा। फिर भी इसे कंक्रीट रूप में लागू किया जाना न संभव है, न संभव हो सकता है। यानी कि शुद्धता जुडिशियरी न्याय का काम करेगी, लेजिस्लेटिव कानून बनाएगी और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कार्य का निष्पादन करेगी। अगर शुद्ध रूप में हम इसे लागू करेंगे तो कुछ दिक्कतें आएंगी। मान लो किसी दिन विधायिका संसद भंग हो, संसद काम न कर रही हो, किसी तरीके से शून्यकाल हो, कुछ विपरीत परिस्थितियां हों, तब क्या होगा? या कार्यपालिका में बैठे हुए नौकरशाह या व्यवस्थाकार भ्रष्ट और बेईमान हो, या न्यायपालिका अपनी पूर्ण गरिमा के साथ न्याय न कर पा रही हो, उस दिन क्या होगा? ये तो सकारात्मक ऐसी पॉजिटिव बातें हैं। अगर ऐसा है तो न्यायपालिका किसी कारण से अपने कृत्य संपादन विफल हो रही हो तो उस दिन क्या होगा? क्योंकि सामान्य नियम तो कहेगा न्याय का काम है तो न्यायपालिका करे, और न्यायपालिका तो भाई भतीजा या भ्रष्टाचार की शिकार हो गई है। उस दिन के लिए शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को कंक्रीट रूप में ठोस और आकर्षक होने के बावजूद भी न अपनाए जाने की बात कही। रामजवाया बनाम राजस्थान राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी यही था कि हमारा संविधान शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को आदर्श रूप में, क्रूड रूप में, शुद्ध रूप में हस्तगत करने का विचार नहीं करता। हमारा संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्ति को पर्याप्त रूप से विभेदित तो करता है, लेकिन उसे शुद्ध रूप में लागू करना, शुद्ध रूप में लागू किया जाना व्यवस्था संचालन के लिए उचित नहीं होगा।
कार्यपालिका अलग काम करेगी, विधायिका अलग काम करेगी, न्यायपालिका अलग काम करेगी। कोई एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सब पर्याप्त विभेदित शक्तियों के मालिक हैं। इसके बाद भी रामजवाय विवाद में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि क्रूड रूप में यह सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता है। इसी नाते अवरोध और संतुलन का सिद्धांत है। फर्ज करो संसद अपनी मर्यादा से आगे जाके कानून बना रही होगी, तब क्या होगा? तो उस दिन न्यायपीठ आगे बढ़ कर के उन कानूनों को अधिकारातीत घोषित करेगी, नल एंड वाइड घोषित करेगी। यह कह सकती कि मूल ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, यह कह सकती है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, यह कह सकती कि जनता के हितों के विरुद्ध कानून बनाए गए हैं, संसद अपनी गरिमा को तार तार कर रही है, अपनी मर्यादा से परे निर्णय ले रही है। ऐसी स्थितियों में न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को शून्य घोषित कर सकती है। इसी तरह विधायिका कार्यपालिका को निर्देशित कर सकती है, न्यायपालिका कार्यपालिका से कार्य करने का आदेश कर सकती है, बाध्यकारी बना सकती है। ठीक इसी प्रकार अगर न्यायपालिका अपने आधिक्य में काम कर रही होगी तो संसद को कोई कानून बना करके न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर सकती है, जहां संविधान संशोधन एक विकल्प है। किस तरीके से? भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को क्रूड रूप में, शुद्ध रूप में नहीं अपनाया गया है। यहाँ पे अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है कि जब कुछ गलत हो रहा होगा या कुछ न होने की स्थितियाँ बन पड़ रही होंगी तो एक अंग आगे बढ़ के दूसरे अंग का काम करने लगेगा। इसको न्यायिक सक्रियता, राष्ट्रपति सक्रियता या अन्य संदर्भ में और ज़्यादा डिटेल करेंगे। अभी आप ऐसे समझ लें, ये राम मंदिर का मसला जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। वस्तुतः इसको निपटाने का काम व्यवस्थापिका का, विधायिका का है, आपके जनप्रतिनिधियों का है। किंतु जब जनप्रतिनिधि यहाँ हार गए, जनप्रतिनिधि अपना इकबाल और विश्वास खो दिए, तो सामान्य तौर पे विधायिका इसका निस्तारण करती। लेकिन जब जनप्रतिनिधि अपना भी इकबाल खो दिए, विश्वास खो दिए, तो मामला कहाँ गया? सर्वोच्च न्यायपीठ को। वैसे तो सर्वोच्च न्यायपीठ का काम नहीं है। क्रूड सिद्धांत कहते हैं कि यह काम यह करे, लेकिन किया किसने? इसे कहते हैं अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। इनके न करने से अवरोध उत्पन्न हुआ, इन्होंने आगे बढ़कर के उसे संतुलित कर दिया। तो भारतीय संविधान शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांतों को क्रूड रूप में नहीं मानता, शुद्ध रूप में नहीं मानता, बल्कि यहाँ पे अवरोध और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा के बनेंगे, मुख्य परीक्षा के बनेंगे, इंटरव्यू के बनेंगे। अब यह चैप्टर नंबर 1 आपका ख़त्म हो चुका है लगभग। अब इसमें प्री के, मेंस के और इंटरव्यू के क्वेश्चन बनेंगे। प्री के ढेर सारे क्वेश्चन हैं। मेंस का पहला क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय संविधान की विशेषता, वर्तमान संदर्भों में संघीय व्यवस्था के तहत उसकी परीक्षण, आलोचनात्मक समीक्षा, संवैधानिक निर्वचन, संविधान की गतिशीलता से संबंधित मुद्दे आपसे पूछे जा सकते हैं। मूल ढांचे पे क्वेश्चन बन सकता है, प्रस्तावना के महत्व पे क्वेश्चन बन सकता है, कानून के शासन पर प्रश्न बन सकता है, सत्ता के पृथक्करण और अवरोध और संतुलन के सिद्धांत पर क्वेश्चन बन सकता है। प्रारंभिक परीक्षा के ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं। दीज आर द बेसिक टॉपिक्स। इंटरव्यू पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो कानून के शासन और सत्ता के पृथक्करण के नाम से जाना गया, जिसके अंतर्गत संविधान की मौलिक और दार्शनिक विशेषताओं की चर्चा हुई, कुछ सामान्य बातों की भी चर्चा हुई। अब यहाँ पे जो कुछ बचा हुआ है वह यह है कि इसमें से प्री के, मेंस के, इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आगे आप पढ़िएगा, तो जब हम कल मिलेंगे तो यहाँ से प्री के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन और इंटरव्यू के क्वेश्चन आपको बताएंगे।
जैसे यह काम कंप्लीट हो जाएगा दूसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा और दूसरे चैप्टर का नाम होगा संघ राज्य क्षेत्र। भारत राज्यों का संघ है, इनके बारे में ढेर सारी बातें। फिर नए राज्यों का बनना और बिगड़ना, नए राज्यों की मांग, उनके औचित्यपरकता जैसा चैप्टर अगला होगा। फिर उसमें कई लेक्चर होंगे। इसके बाद अगली टॉपिक होगी नागरिकता से संबद्ध। फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। टाइम कितना भी लगे। आप प्रश्न तो अभी कम पूछ रहे हैं, कम लोग पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आ रही हो, कुछ फीडबैक लेना हो, कुछ पूछना हो कि सर ऐसा नहीं ऐसा कर दिया जाए, आप हमारे विद्यार्थी हैं, हम बड़ी एडवर्स परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम पसीने से तरबतर हैं, यहाँ लाइट नहीं है, तो कभी कभी वीडियो में थोड़ी मोड़ी आवाज़ आ रही है। हम 14 महीना 14 दिन के लगभग दोस्त आपके हैं, तो बहुत आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। 16 आई एम विथ यू, हम आपको आइस बना के दम लेंगे। आप आश्वस्त रहें, आप हमारे साथ चलें। बस ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।